नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। भाई, इलेक्शन का दौर चल रहा है और आदमपुर उपचुनाव को लेकर हर समीकरण हम आपको बताते रहते हैं, हर रोज का समीकरण बताते हैं और आज का जो समीकरण क्या बनता है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। तो फिलहाल एक नया समीकरण बनने जा रहा है और इस समीकरण के दौरान अब आगे की स्थिति क्या रहेगी, कौन सी पार्टी आगे चलने वाली है और कौन सी पार्टी फिलहाल पीछे है, उस पर चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ रिपोर्टर व एक राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, मनदीप जी। इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। मनदीप जी, आज जिस तरीके से कोडाराम जी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और लगभग मैं बात करूं तो पिछले 40 साल का अनुभव उनका रहा है राजनीति में और कांग्रेस में लगातार वो रहे हैं। और अब जिस तरीके से कांग्रेस से वो इनेलो में चले गए, हालांकि हमने उनसे सवाल भी किया कि सर, आप भी क्या दल बदलू नेता बन चुके हैं, क्या आप भी जो हैं दूसरी पार्टी में चले गए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई, मैं कोई गद्दार नहीं हूं, गद्दार तो वो दूसरी पार्टी में जिन्होंने कई पार्टियां बदली वो हैं, और मैं तो है जनता के बीच में रहता हूं और मैंने जो है हमेशा जनता के लिए ही राजनीति की है, चाहे आदमपुर में बाड़समंद एरिया को पानी दिलाने का काम किया हो या और भी अन्य कार्य किए हो, तो लोगों के बीच रहता हूं। तो अभी क्या समीकरण बन रहे हैं इस समय, जिस तरीके से 4 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। अब चारों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जो है डिक्लेयर कर दिए हैं और कल जो है 2 उम्मीदवार, जिनकी मैं बात करूं इनेलो से कोडाराम जी, वो अपना जो है नामांकन भरने जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो है बात की जाए तो जेपी जो कांग्रेस से अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। तो इसमें अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं। जी, ऐसा है कि देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि भव्य बिश्नोई का जो नामांकन हुआ उसमें भारी मात्रा में मंत्री, उनके समर्थक गण आए। सत्येंद्र सिंह का नामांकन हुआ तो उसमें भी आम आदमी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर, सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी, सभी पूरे के पूरे सभी के सभी लोग उनके साथ मौजूद थे। इसी प्रकार अब कल 2 जो कैंडिडेट का नामांकन है, इनेलो के कोडाराम नंबरदार और कांग्रेस के जयप्रकाश। मुझे तो ये लग रहा है कि ये 2 मुख्यमंत्रियों और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख की लड़ाई का प्रश्न बन चुका है। जहां तक हम बात करें भव्य बिश्नोई की, अगर भव्य बिश्नोई हारते हैं तो मनोहर लाल खट्टर की पद पर, प्रतिष्ठा पर और उनकी लोकप्रियता पर आंच आएगी। इसी प्रकार से अगर जयप्रकाश हारते हैं तो जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले सीएम होंगे, तो उनके दावे को भी कुछ बल नहीं मिलेगा और उनका भी मतलब उसकी प्रतिष्ठा भी उसमें शक के दायरे में आएगी और दाव पर भी लगेगी। उसके अलावा अगर इनेलो उम्मीदवार अच्छे वोट नहीं ले पाता है और जीत की तरफ नहीं बढ़ता है तो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा दाव पर लगेगी। तो इस प्रकार से ये एक चुनाव बड़ा रोचक बन गया है, जहां पर 2 वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे कि सत्येंद्र सिंह अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में कितनी लोकप्रियता है ये चुनाव बताएगा कि वो कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारता है तो उससे सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा सरकार है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, मनोहर लाल खट्टर की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और भजन लाल परिवार का जो अभेद किला माना जाने वाला आदमपुर उनका गढ़ ढह जाएगा। जी सर, एक बात और भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये चुनाव है, ये चुनाव आने वाली राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं हरियाणा में। भाई, जो ये चुनाव जीतेगा कहीं ना कहीं उसकी हवा या उसकी कहें कि एक तरह से आने वाले समय में उसकी हवा बन जाती है, ये कहा जा रहा है। जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी का खुद का मानना है कि अगर वो ये सीट जीत जाती है तो आने वाले तमाम सीटें जो हैं हरियाणा में वो लेने के लिए आगे बढ़ेंगी। इसी तरीके से बीजेपी जहां पर उनके 1 सीट और बढ़ने के बाद 41 सीटें हो जाएंगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस का आगे इस सीट के ऊपर जीतने से कितना असर पड़ता है। देखिए, कोई भी चुनाव होता है, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव का परिणाम पार्टी के आगे की स्थिति को, परिस्थिति को वो काफी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है, यकीनन तौर पे मनोहर लाल खट्टर का कद बढ़ेगा और पहली बार आदमपुर में कमल खिलेगा। इसी प्रकार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट जयप्रकाश विजयी होते हैं तो जो एक वो मुहिम चला रखी है कि अगले सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, तो इस बात को बल मिलेगा, क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव उन्होंने जीता और एलनाबाद का उपचुनाव आईएनएलडी ने जीता। अगर आईएनएलडी इस चुनाव में अच्छे वोट पा जाती है और अपने आप को दूसरे नंबर पे या
इस स्थिति में आ जाती है कि वो चुनाव जीत सकती है, तो डेफिनेटली 2024 के चुनाव में जो दुष्यंत चौटाला का जो वोट मिला था वो लगभग का लगभग आईएनएलडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आईएनएलडी एक अच्छे ये उनके लिए एक बूस्टर का काम करेगा, ऑक्सीजन का काम करेगा, और आईएनएलडी फिर दोबारा खड़ी हो जाएगी। जी, तो फिर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की, वो किस तरीके से उसे देखते हैं? क्या आम आदमी पार्टी के भी आगे रास्ते खुलेंगे अगर वो डेफिनेटली खुलेंगे सर। अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है तो वो ये दावा ठोकेंगे कि 2024 का विधानसभा इलेक्शन है चाहे लोकसभा इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिलेगा और हम एक मुख्य पार्टी अब बन जाएंगे हरियाणा के अंदर। जी सर, आज जिस तरीके से कोडाराम जी ने जिस तरीके से यहाँ पर इनेलो में के अंदर ज्वाइनिंग किया है, तो इसके अलावा उन्होंने हमने पूछा कि भाई आप अब तक का किस तरीके से सफर रहा, तो उन्होंने भी बताया भी, और चुनाव की हमने बातचीत की कि सर चुनाव में क्या रहा, अब तक आप कितना गांव में घूम चुके, तो उन्होंने कहा कि मैं 30 गांव में अब तक घूम चुका हूं। तो क्या लगता है कि 30 गांव में उनका कहीं ना कहीं दबदबा रहेगा, और क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो वोट बैंक उनको मिलेगा जो वो वहां चाह रहे हैं? हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि बालसमंद का जो एरिया है 11,340 के आसपास जो है वोट वहां बताए जाते हैं, और कहा जाता है कि बालसमंद जो ऐसा क्षेत्र है जहां से वो बालसमंद से जो जीतता है वो सीट भी वो ही निकालता है। तो इस पर आप क्या मानते हैं, कितना असर जो है बालसमंद का उन पर आदमपुर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए क्या होता है कि इनेलो ने जो अभी ये कैंडिडेट अनाउंस किया, एक बहुत बड़ा और अच्छा दाव खेला है इनेलो ने, क्योंकि पहले उनके जो राजेश गोदारा उम्मीदवार होते थे वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते थे, और अब इनेलो ने जो प्रत्याशी घोषित किया है कुर्राराम नंबरदार, वो एक संघर्षशील नेता है, जुझारू नेता है, किसानों के नेता माना जाते हैं। लगभग 40 गांव का अभी जो जल की समस्या चल रही थी, जिसमें 16-17 गांव नलवा हल्के के थे और 22-23 गांव आदमपुर हल्के के थे, उनको पानी दिलवाने में उनकी एक अहम भूमिका रही। और उसके अलावा भी चाहे कुछ भी किसानों की बात हो, कोई समाज का मुद्दा हो, वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह के सहयोगी रहे हैं। 2000 में आदमपुर में हवीपा की टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, और इस प्रकार से मैं ये समझता हूं कि कोडाराम नंबरदार कह रहे हैं कि 30 गांव में घूम चुके हैं, उनको एक आम आदमी, एक जो सामान्य मतदाता है वो उनसे जुड़ेगा जरूर। और अगर इनेलो इस सीट को काफी अच्छे तरीके से लड़ती है तो डेफिनेटली ये इनेलो के लिए एक बहुत बड़े ऑक्सीजन बूस्टर के रूप में काम करेगा, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में इनेलो को इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। जी सर, आज जिस तरीके से एक बात और सामने आई, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी तरफ कुछ बीजेपी के नेता जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो जिन्होंने ज्वाइन की है उनका कितना इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी पार्टी छोड़ने से, और इस चुनाव के ऊपर उनका कितना इफेक्ट मानते हैं कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, और उस पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है कि कोई भी कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, जब भी कोई पार्टी छोड़ता है चुनाव के बीच में, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव मैसेज छोड़ने वाली पार्टी के लिए जाता है, और पॉजिटिव मैसेज जिस पार्टी में वो जाते हैं वहां जाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि नेता किस स्तर का है, किस प्रभाव का है, जनमानस में, आम जन में उसकी छवि कैसी है, उसके पीछे कितना वोट बैंक है। तो मैं ये समझता हूं कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फायदा होगा आम आदमी पार्टी को, लेकिन कोई इतना बड़ा कोई झटका लगने वाला नहीं है भव्य बिश्नोई को और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कुछ मतलब ये है कि लोकल स्तर के नेता अगर कोई जा रहा है जिसका आधार नहीं है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना ज्यादा। लेकिन फिर भी एक आम आदमी पार्टी के साथ अगर कोई जुड़ता जा रहा है तो डेफिनेटली वो उनको एक फायदा मिल रहा है। कल जैसे कल आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में गए थे उनके गढ़वाल जो नेता है, तो डेफिनेटली कांग्रेस भी उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। तो ये एक काम होता ही है कि कोई पार्टी का नेता या कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में जाता है तो जिस पार्टी में वो जो जाता है वो पार्टी उसको बड़ा चढ़ा के पेश करती है कि हमने इतने बड़े वोट बैंक को ले लिया है, इतने बड़े नेता को हमारे तरफ में ले लिया है। तो ये इस तरह की बातें तो इलेक्शन में चलती रहती हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो इस सर ने भी जिस तरीके से बताया, और हम भी आपको अपडेट देते रहते हैं कि भाई अब जो है आज की परिचर्चा का निर्णय कहीं ना कहीं निचोड़ ये निकलता है कि जिस तरीके से आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, उन्होंने उनके यहाँ पर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी में आए हैं, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और साथ के साथ कोडाराम, जो कि इनेलो लगातार प्रयास कर रही थी कि कहीं ना कहीं कोडाराम जी जो है वो अगर आ जाते हैं या कोई और कैंडिडेट आ जाता है तो उसका कितना फर्क पड़ेगा। तो ये जरूर, क्योंकि बालसमंद एरिया में उनका काफी प्रभाव है, क्योंकि बालसमंद उनका खुद का गांव है और गांव में उनका काफी प्रभाव है, और 11,000 वोट जो है उस गांव के माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव जो है वो इनेलो के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है, या इस इलेक्शन में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ के साथ बात की जाए तो जिस तरीके से कल जो है, कल कुछ और भी बातें निकल के सामने आएंगी, क्योंकि कल बड़े नेता जो है वो आने वाले हैं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आने वाले हैं, और वो जो है आकर के नामांकन भरवाने के लिए जेपी के साथ पहुंचेंगे।
जयप्रकाश के साथ। इसी के अलावा जो है ओम प्रकाश चौटाला, कल वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो भी जो है कूड़ाराम जी का नामांकन करवाने के लिए आएंगे। तो कल और कुछ भी बातें निकल के सामने आ सकती है, कल और बड़े वादे जो है वो जो पार्टियां कर रही हैं, जो दावे कर रही हैं, वो भी आगे निकल करके सामने आ सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।